हमारे साथ दो बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे खासतौर पर राजीव सर, अगर मैं आपसे बात करूं, फॉर्मर डिप्लोमेट भी रहे राजीव सर। राजीव सर, अभी जो ताज़ा हालात बने हैं उसमें क्या ऐसा लगता है कि यूक्रेन को मिलने वाली रसद साजो सामान कम हुआ है, या फिर अभी नाटो की मदद से ही यूक्रेन लड़ सकता है, रूस का मुकाबला कर सकता है? देखिए, जो नाटो शब्द का आपने प्रयोग किया, ये सेंट्रल पॉइंट है इस युद्ध का, क्योंकि रशिया सिर्फ यूक्रेन का मुकाबला नहीं कर रहा, रशिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेटो की इन्वॉल्वमेंट का मुकाबला कर रहा है। नेटो की गाइडेंस जो है कम्युनिकेशन सिस्टम्स में बहुत महत्वपूर्ण रही है। अमेरिका के सैटेलाइट्स मदद करते रहे हैं। ठीक है, कुछ रस्म की एमिनेशन और सप्लाईज की कुछ कमी हुई होगी, क्योंकि अमेरिका को खुद कुछ ज़रूरतें पड़ रही हैं, स्पेशली ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, और अपना पैसिफिक थिएटर में भी उन्होंने कुछ संभालना है उसके कारण भी। और दूसरा, ज़ेलेंस्की के ऊपर भी जरा सा रुख कड़वा हुआ है ट्रंप का। पर बाकी जगह से, नेटो के बाकी मेंबर्स से, कल ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में नेवी की जो चीफ हैं ब्रिटिश, उन्होंने कहा था कि हाँ, हम इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हैं। सो नेटो की तरफ से अगले स्टेप्स क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर युद्ध की जो अभी तीव्रता शुरू हुई है, जो इंक्रीज हुआ है अटैक्स में, वो एक गंभीर मामला बनता जा रहा है। क्योंकि एक चीज़ ये थी कि रशिया ने, ठीक है, बिल्डिंग्स को मारा, उन पे बॉम्ब किया, पर वार्निंग्स दे के ताकि सिविलियंस को कोई ना नुकसान हो। अब जो है सिविलियंस को भी नुकसान होना शुरू हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ एयर मार्शल संजीव कपूर सर भी हैं। संजीव सर, आप तो एयर डिफेंस सिस्टम्स को, इनको बहुत अच्छे से समझते हैं। आप जानते हैं कि एयरफोर्स की ताकत कितनी ज़्यादा, और अभी जो हम हमले देख रहे हैं रूस के, वो ज़्यादा विध्वंसक है। पिछले 3 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी जो तबाही के मंजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही है, वो ज़्यादा है। क्या इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस यूक्रेन को मिलने वाला जो सामान है, एयर डिफेंस सिस्टम्स है, वो बहुत कम हो रहा है, और यही सबसे बड़ा लैप्स है, सबसे बड़ा फायदा है रूस के लिए इस समय? नहीं, मेरी समझ से रूस पे जब 1 जून 2025 को यूक्रेन ने अटैक किया, उनके 5 एयर बेसेस को नष्ट किया, करीब 4000 किलोमीटर अंदर जाके, और रशिया के कामाकाजी ड्रोन से उन्होंने, उनके हिसाब से, यूक्रेन के हिसाब से, उन्होंने 41 जहाज़ों को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें से 13 पूरी तरह से ध्वस्त हुए। रूस ने कोई फिगर नहीं दी, बट उन्होंने कहा कि हाँ, नुकसान हुआ। बट उसके बाद कहीं ना कहीं से रूस को यह लगा कि इस जंग को हमें अगले लेवल तक लेके जाना चाहिए। जब वो यूक्रेन को धीरे धीरे रोज सबक सिखा रहा था एंड इंच बाय इंच उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे अटैक नहीं कर रहा था, बट मेरी समझ से 1 जून के बाद जब यूक्रेन ने नेटो और अमेरिका की मदद से अंदर जाके उनके टारगेट्स को स्ट्राइक किया, तो पलटवार में अब रूस ने इनके पावर स्टेशंस, इनकी जो वाटर सप्लाई की हैं, फ्यूल स्टोरेज डम्प्स, एंड जहां वेपन्स एसिमुलेट करते हैं, बनाते हैं, उन जगहों को टारगेट करना स्टार्ट किया। 2-3 मकसद है मेरी समझ से कि ये ऐसा इस वक्त क्यों बढ़ा। कारण मेरी समझ से ये जून में जो हमला हुआ है उसके बाद से सबक सिखाना चाहते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि अभी 3 महीने में विंटर्स आ जाएंगे, तो रशिया चाहता है कि अगर उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठना है तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट जो यूक्रेन है उसमें इतना नुकसान पहुंचा दें कि वो आसानी से उसको कब्जा कर लें, और जब नेगोशिएशन हो तो उनके पास जो 18 से 20-25% लैंड इस वक्त है, उससे ज़्यादा इनकी कब्जे में आ जाए, ताकि बार्गेनिंग उसमें इनकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग। मतलब आपका मतलब है कि बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहता है रूस, और यही वजह है कि ये बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। दरअसल हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि पिछले 1 हफ्ते में ये हमले बहुत ज्यादा तेज हुए हैं। पिछले 1 हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर कितना नुकसान पहुंचा है, किन किन इलाकों में ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये हम आपको एक ग्राफिक्स की मदद से भी समझाने की कोशिश करते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात क्या है। दरअसल यूक्रेन को पिछले 1 हफ्ते के अंदर आप कह सकते हैं कि 5000 या करीबन 5900 से ज्यादा सैनिकों का लॉस हुआ है, यानी उसके सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम यानी 7 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल भी बर्बाद कर दिए गए हैं।
और ये सारे नुकसान तब हो रहे हैं यूक्रेन को जब यूक्रेन ये समझ रहा था कि अब वो और ज्यादा मजबूत परिस्थिति में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस युद्ध से पीछे हटने के लिए साफ तौर पर मनाही कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप को, और यूक्रेन को लग रहा था कि जो सपोर्ट जर्मनी से मिल रहा है, पोलैंड से मिल रहा है, भले अमेरिका से ना मिल रहा हो, जर्मनी से मिल रहा है, पोलैंड से मिल रहा है, उसी के एवज पे वो रूस से और लंबा लड़ सकता है। लेकिन अब हुआ क्या? हुआ उल्टा, यानी करीबन 5,920 सैनिक यूक्रेन के मारे जा चुके हैं। यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान इस समय अपने सैनिकों को ले रहा हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो सोल्जर्स हैं उसकी कमी लगातार यूक्रेन को झेलनी पड़ रही है। यूक्रेन की भी 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स बर्बाद कर दी है रूस ने इन अटैक्स के अंदर, यानी रूस लगातार उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी कमजोर कर रहा है। सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा और 5 आप कह सकते हैं कि बड़े कैलकुलेटिव अटैक्स उन्होंने किए हैं, और ये सारे अटैक स्पेशल फोर्सेस की तरफ से किए जा रहे हैं। लंबी दूरी की आप कह सकते हैं कि जो गाइडेड मिसाइल्स हैं वो भी यूक्रेन की बर्बाद कर दी है, यानी जो मिसाइलें हम देख रहे थे कि यूक्रेन से दागी जाती थी और रूस के इलाकों तक पहुंची थी, उनको भी बर्बाद कर दिया है। और ये सारे कदम अब रूस की तरफ से इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि रूस को लग रहा है कि ये सबसे अच्छा समय है। एक तरफ सुमी की तरफ ऑपरेशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कुर्स्क के बाद लगातार सेनाएं जो है रूस की वो आगे बढ़ रही हैं, और यहां तक कि रूस के अलग अलग इलाकों में भी आप कह सकते हैं रूस के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन भी अटैक कर रहा है।